तो दोस्तों आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं पदम सिंह आटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो ना किसी स्नैक के ऊपर होगा, ना किसी पाइथन, ना कोई क्रोकोडाइल। तो आज आप आपको स्नैक के बारे में बताएंगे और स्नैक ट्रीटमेंट के बारे में और स्नैक बाइट्स के बारे में। तो आज हमारे साथ है जबलपुर से विवेक शर्मा जी। तो सर अपने बारे में बताएंगे। आप में से कई लोगों ने जब भी आपने भारत के सांपों के बारे में इंटरनेट में कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश की होगी, तो कई बार आपको एक वेबसाइट मिली होगी जिसका नाम है indiansnakes.org। तो मैं उसका को फाउंडर हूँ और हमारा उसमें उद्देश्य था कि हम लोगों को, इंडिया के पब्लिक को स्नेक बाइट के बारे में, स्नेक्स के बारे में अवेयर करें। और ऐसे ही फिर हमने बाद में लॉकडाउन में, जब पूरी दुनिया पैक थी, लॉकडाउन में कुछ करने मिल नहीं रहा था, तब हमने एक मोबाइल ऐप भी बनाई जिसका नाम है स्नेक हब। उसमें भी कई लोगों ने उस ऐप को अब तक देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप उसको प्ले स्टोर में चेक कर सकते हैं। तो मैं इंडिया में जब भी मैं निकलता हूँ तो मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए, चाहे स्नेक्स हो चाहे स्नेक बाइट हो, इनका डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं निकलता हूँ, फील्ड वर्क करता हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं राजस्थान में आया हूँ क्योंकि मुझे राजस्थान के स्नेक और स्नेक बाइट के बारे में यहाँ पर जानना है। मैं पिछले बार अगस्त 2022 में मैंने अपना फील्ड वर्क यहाँ पर स्टार्ट किया था और ये 6वीं बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरा मानसून तब रह गया था और इस बार मैं मानसून कवर करने के लिए आया हूँ। तो सर आपका राजस्थान घूमने का यही पर्पस है? बिल्कुल। तो सर राजस्थान स्नैक बाइट में आपका क्या कहना है? राजस्थान के स्नैक बाइट प्रॉब्लम बाकी इंडिया कुछ चीज़ों में, बाकी इंडिया जैसे हैं, कुछ चीज़ों में नहीं है। जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बाकी इंडिया में है वो ये है कि अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से स्नैक बाइट केसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर उनसे होने वाली जो डेथ हैं वो बढ़ रही हैं, वो कम हो सकती हैं। दूसरा जो यूनिक चीज़ है राजस्थान की स्नैक बाइट की, कि राजस्थान दो तरह से बना हुआ है। एक है राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा जो है, आप सेंट्रल से लेकर आप वेस्टर्न राजस्थान में जाएंगे तो आपको डेजर्ट मिलेगा, थार डेजर्ट। लेकिन जब आप ईस्टर्न राजस्थान में जाएंगे तो अरावली हिल से लेकर और ईस्ट का एरिया है वो आपको मिलेगा एग्रीकल्चरल बेल्ट, जहाँ पर खेती होती है, ठीक है ना, सिंचित भूमि में जहाँ पर ज़्यादा है। तो दो अलग अलग तरह के जोन बनते हैं राजस्थान में और दोनों जोन में अलग अलग तरह से स्नेक बाइट के केसेस आते हैं। यानी सांप, जो जहरीले सांप है उनका जो डाइवर्सिटी वो भी अलग अलग है। आपके थार में जो स्नेक बाइट रसल वाइपर नहीं मिलता है, लेकिन आपको ईस्ट साइड में राजस्थान के आपको रसल वाइपर मिलता है। इसीलिए ईस्ट राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट के केसेस जो आते हैं वो रसल वाइपर, क्रेट और कोबरा से आते हैं। सीज़न पे डिपेंड करता है कि आपको किस सांप से होने वाला है। अब आप जाएंगे वेस्ट राजस्थान में तो वहाँ पर रसल वाइपर नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ अचानक वहाँ रसल वाइपर की जगह ले लेता है सॉ स्केल। वहाँ पर सॉ स्केल के बहुत सारे बाइट केसेस आते हैं, फिर कोबरा के भी आते हैं और बारिश के दिनों में क्रेट के भी आते हैं। ये चीज़ है जो राजस्थान के बारे में हम सीख रहे हैं। हमें ये जानना है कि किस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि हम इस चीज़ को समझें, तो किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से वेनमस स्नेक का सेट है जिसकी वजह से बाइट हो रहे हैं, ताकि हम उसके हिसाब से एजुकेशन अवेयरनेस डेवलप कर सकें। सर को मैं रोकना चाहूँगा और सर से सवाल करूँगा, सर राजस्थान में ज़्यादातर बाइट्स रसल वाइपर से होती है कि क्रेट से होती है? क्योंकि लोग जो ग्रामीण लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं, तो उसमें आपका राय क्या है? देखिए, नंबर पे जाएंगे तो नंबर का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है और कईयों के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा देर पहले जैसे मैंने बोला कि स्नेक बाइट का जो पैटर्न है वो सीज़न डिपेंडेंट भी है, ठीक है, कि किस सीज़न में बाइट हो रही है आपको वो देखना पड़ता है। रसल वाइपर के बाइट आपको गर्मी में नहीं होंगे, लेकिन रसल वाइपर के बाइट आपको होंगे कटाई के सीजन से, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, फसलें कट रही होती है, बिल्कुल तब आपको ज़्यादा बाइट होते हैं। क्रेट के बाइट आपको मानसून में होते हैं। क्रेट के बाइट अचानक विंटर टाइम आएगा तो क्रेट के बाइट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर कोबरा का ऐसा है कि कोबरा लगभग साल भर काटता है, लेकिन कोबरा के बाइट भी गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में बहुत होता है। बट इसमें हम ये नहीं बता सकते कि सबसे ज़्यादा बाइट इन तीनों में से कौन करता है। ये देखना पड़ता है कि किस महीने का हम स्नेक बाइट का मैटर हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस महीने सबसे ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर सांप से खतरा है। तो जनरली मैं बता दूं, लगभग पूरे राजस्थान के लिए क्रेट जो है वो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर तक परेशान करने वाला है। उसके बाद जब सितंबर आ जाएगा, जहाँ पर कटाई का सीज़न हो जाएगा, हल्की सी विंटर आ जाती है, हाँ तब हल्की सी विंटर की शुरुआत हो जाती है। तब आपको अक्टूबर नवंबर में आपको रसल वाइपर के केसेस मिलेंगे आपको। ऐसे ही रसल वाइपर के केस आपको दोबारा मिलते हैं फरवरी और मार्च में, तब फिर एक बार कटाई होती है, ठीक है।
तब आपको रसल वाइपर के केसेस फिर से मिलने लगता है। और कोबरा का कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं है। सर अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो लोग ग्रामीण लोग हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वो क्या सेफ्टी बरते जिससे उनके बाइट ना हो? क्योंकि अनुभव लोग होता है कि ग्रामीण जो होता है, आपको भी पता है कि रसल वाइपर ज़्यादा बाइट होता है, तो सेफ्टी में क्या बरते वहाँ पर जाना थोड़ा सा ध्यान रखे, ऐसा क्या आप सकता है? देखो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो सकती हैं और सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। पहला तो ये कि सांप तब काटता है जब हम सांप को देख नहीं पाते या सांप हमें नहीं देख पाता है। तो एक मौका दिया जाना चाहिए कि सांप भी हमें देखे। हम तो सांप नहीं देख पाते हैं क्योंकि देखिए रसल वाइपर के बाइट के केसेस हैं जैसे, तो वो कटाई के सीज़न में होते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि फसल सूख चुकी होती है, तो जो रसल वाइपर का जो कलर होता है वो लगभग सूखी फसल जैसा ही दिखता है, तो झाड़ी जैसा दिखता है। तो उस टाइम पर किसान उसको देख नहीं पाते हैं या फील्ड में काम करने वाले लेबर, तो वो अनजाने में उस पर पैर रख देते हैं और बाइट हो जाती है। तो मेरा सबसे ये कहना है कि पहली बात तो जो खेतों के बीच में जो गैप होता है जिससे दीवार, जो मिट्टी की दीवार बनाते हैं, जिसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में राजस्थान में उसे कोट कहा जाता है। कोट कहा जाता है। जी। तो कोट में हो गया या फिर मेड़ हो गया या बंद हो गया, तो इन बंद वाले जो एरियाज हैं उस लाइन में यदि झाड़ियाँ हैं तो उन झाड़ियों पे चलना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रसल वाइपर के बाइट केसेस वहीं से आते हैं। और यदि आपको चलना पड़ भी रहा है उनमें, तो आप एक लकड़ी लेके झाड़ियों को आप लकड़ी की मदद से आप उसको पीटते हुए चलिए, ठीक है, ताकि यदि कोई सांप या कोई दूसरा जानवर भी बैठा रहे तो वो अलर्ट हो जाए, तो वो आवाज़ निकाले या खुद सड़क के पीछे चला जाए, तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई जानवर था जिससे खतरा हो सकता था। अभी ये चीज़ नहीं होती है। अभी क्या है, किसान अपनी धुन में वो चला जाता है मेड़ से, क्योंकि उसको लगता है कि वो नहीं रहता है। हाँ, उसको ये लगता है कि ये तो मेरा खेत है, मैं यहाँ पे बचपन से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को पता है कि यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। पर ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कई बार किसान को भी नहीं पता होता है कि उसके यहाँ क्या क्या मिलता है। अभी बचपन से आपने कहा बचपन, तो मैं आपको बता दूं कि किसान लोग जो है अपने बच्चों को खेत में ले जाते हैं, उनको बाइट से, तो उनको कैसे रोकेंगे आप, ये बताइए। पहली बात तो ये बहुत गलत बात है कि किसान अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए ले जा रहे हैं, कानूनी तौर पर ही गलत बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि किसान गरीब होते हैं, अब वो लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने घर के अपने रिलेटिव्स के, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद लेते हैं काम में हाथ बटाने के लिए। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, घर के काम में हाथ बटाना कोई बुरी बात नहीं है। बट बात ये है, आपको समझना पड़ता है कि बच्चे चंचल होते हैं। आप बच्चों को हर तरह की आप दिशा निर्देश नहीं दे सकते। उससे होता क्या है प्रॉब्लम, कि बच्चों को पूरी बात समझ में नहीं आती है, वो पूरी बात अप्लाई नहीं कर पाते, गलत तरीके से ले भी लेते हैं। हाँ, पूरा याद नहीं रख पाते हैं। और बच्चों को थोड़ा सा खेल करना पसंद है, तो वो कहीं भी झाड़ी में हाथ डालेंगे, कहीं भी कूदेंगे, ठीक है। तो ऐसे में उनको स्नेक बाइट केसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आप बच्चों को ले भी जा रहे हैं तो उन्हें पूरी सेफ्टी दें, उन्हें पूरी तरह से सिखाएं, ट्रेन करें, उसके बाद ही ले जाएँ। बचाव के तरीके वही है जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि एक स्टिक की मदद से आप झाड़ियों को डिस्टर्ब करते हुए या छेड़ते हुए जाएँ तो आपको पता चल जाए। तो वही चीज़ें बच्चों को भी करने के लिए बोलिए। और हाँ, जूते पहनना ज़रूरी है, हो सके तो जीन्स पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जीन्स मोटा होता है। तो कई बार कुछ सांप ऐसे होते हैं जो छोटा है, जहरीला सांप यदि छोटा है तो जीन्स में कई बार वो काट के पार नहीं कर सकता है, ठीक है। पूरी तरह से बचाव नहीं होता है, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस्मत से कभी ऐसे बच जाए। अपनी अंदर से पूरा एफर्ट डालना है। हाँ, कभी कभी ये वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है, बट हम एक ले सकते हैं। इससे हमारे बाकी एनिमल से भी सेफ्टी हो जाती है, कीड़े मकोड़ों से, ठीक है। तो सर अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जो स्नेक बाइट्स हो रहे हैं भारत में, उसमें आपकी क्या राय है, कैसे उन्हें रोका जाए? कि लगातार लोग स्नेक बाइट से मर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि स्नेक बाइट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बड़ा बना देते नहीं सर, पर आजकल लगातार स्नेक बाइट के केसेस आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे ऊपर? लगातार तो हमेशा से आते रहे। आजकल रिपोर्टिंग अच्छी हो रही है, सोशल मीडिया ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से किसी को भी स्नेक बाइट होता है तो कम से कम 10 फेसबुक ग्रुप में, 10 व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाता है कि वो फलानी डिस्ट्रिक्ट में फलाने पर्सन को स्नेक बाइट केस हुआ है। ये अच्छी बात है, कम से कम लोगों को पता चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उस बहाने हम जाके उस एरिया में अवेयरनेस कर सकते हैं, या हम ये पहचान सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे स्नेक बाइट केसेस हमें मिल रहे हैं। परिस्थिति कोई बदली नहीं, ठीक है ना, बल्कि मेरे को लगता है स्नेक बाइट कम भी हो रही है। तो आप जो बोल रहे थे कि स्नेक बाइट में चैलेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्नेक बाइट में थोड़ी प्रॉब्लम है कि लोग स्नेक बाइट को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। यदि आप समय खराब करेंगे तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर को केस को हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आम आदमी का भी कोई फ़र्ज़ होता है, हम हमेशा से बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं
कि स्नेक बाइट में ये भी आपको होता है, स्नेक बाइट होता है, तो आपका पहला फ़र्ज और सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज होता है जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना, ठीक है। पर यही सिंपल सी चीज़ आम आदमी फॉलो नहीं कर पाता। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में समय ख़राब करते हैं। वो घर के उपचार करने में लग जाते हैं, कोई ना कोई जड़ी बूटी लगा रहे हैं, कहीं वो पेशेंट को मिर्च खिला के देख रहे हैं कि मीठी लग रही है, कैसी लग रही है, कुछ भी करना है। इससे क्या है, 5-5, 10-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। पर ये 5-5, 10-10 मिनट ही भारी पड़ जाते हैं बाद में जाके। फिर कई बार लोग तांत्रिक के पास या गोना के मतलब ओझा के पास में या फिर गोगा जी, बेगा जी, इनके पास में चले जाते हैं और वहाँ जाके उनके 2.5-3 घंटे वेस्ट होते हैं। स्नेक बाइट में 2.5-3 घंटे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने 2.5-3 घंटे अस्पताल से दूर कहीं वेस्ट कर दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपने केस को कितना ख़राब कर दिया। तो आम आदमी का फ़र्ज यही बनता है इंडिया में। और जितने भी केसेस हुए स्नेक बाइट के, ज़्यादातर स्नेक बाइट केसेस में पेशेंट की जान बच सकती थी, पर क्यों नहीं बची? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं समय खराब कर दिया, या तो ट्रैवलिंग में या फिर ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ स्नेक बाइट केसेस में आम आदमी को भी लेट पता चलता है। जैसे आपका क्रेट बाइट ऐसी है कि वो लेट नाइट सोते हुए होते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है कि सांप ने काटा है। उनकी नींद जनरली तब खुलती है जब उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, या पेट दुखता है, या उल्टी आ रही होती है, तो वो उसको कुछ और समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, वो उसको फूड पॉइजनिंग समझ लेते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि बुरा सपना देख लिया, तो फिर वो सो जाते हैं, पानी पी कर सो जाते हैं। तो उससे क्या है कि 40-45 मिनट, 1 घंटे फिर वेस्ट हो जाते हैं। और सर होता भी कि छोटे बच्चे को समझ कर इसको तो कुछ पता नहीं चलता है, उस कारण से बच्चे को सुलाया जाता है। हाँ, बच्चे को डांट डपट के समझा बुझा के वो सुला देते हैं, तो केस और बिगड़ जाता है। तो लेट नाइट भी समय अनइंटेंशनली वेस्ट होता है। ठीक है, हमें ये चीज़ से बचना है। इंडिया में जितने भी स्नेक बाइट डेथ हैं, मैं मानता हूँ 70-80% स्नेक बाइट डेथ आराम से रोके जा सकते हैं, पेशेंट को आराम से बचाया जा सकता है। लोग कभी कभी नहीं, लगभग हमेशा गलत वे से हैंडल करते हैं। यही एक प्रॉब्लम है, खास करके रूरल एरिया में। सिटी एरिया में यदि आपने 1-2 घंटे वेस्ट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके पास अस्पताल पास में है। लेकिन गाँव के एरिया में आपने यदि 2-3 घंटे आपने वेस्ट कर दिए, उसके बाद भी आपको 1-2 घंटे आपको हॉस्पिटल पहुँचने में जाएगा, तो यहाँ तो फिर सब गड़बड़ हो जाने वाला है। तो सर अब मेरा आपका समय नहीं लेंगे, आखिरी सवाल ये कि जब स्नेक बाइट हो जाता है किसी भी पर्सन को, तो उसे क्या करना चाहिए? स्नेक बाइट में देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो आम आदमी करे और डॉक्टर बोले कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको यही करना चाहिए। क्योंकि स्नेक बाइट होने के बाद आम आदमी के पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। सिर्फ एक चीज़ है जो आम आदमी को अपने साइड से करना चाहिए, वो है स्नेक बाइट को प्रायोरिटी देके, इम्पोर्टेंस देके जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना। और जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचने का मतलब ये है कि VIP ट्रीटमेंट के लिए नहीं, या फिर आपको 4 व्हीलर का वेट नहीं करना है, आपको एम्बुलेंस का वेट नहीं करना है। आपके पास व्हीकल है, यदि आपके पास 2 व्हीलर भी है, तो पेशेंट को बीच में बैठाइए, सबसे पीछे एक मजबूत इंसान को बैठाइए और उससे बोलिए कि पेशेंट को पकड़े और हॉस्पिटल निकल जाए। बहुत सारे स्नेक बाइट केसेज में मैंने देखा है कि पेशेंट की जान बच सकती थी, वो व्हीकल को डिसाइड करने में उन्होंने टाइम अरेंज करने में। हाँ, अभी मैं आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ। लास्ट ईयर अगस्त में मैं राजस्थान में था उस टाइम पर, जैसलमेर में, और मुझे जबलपुर से फ़ोन आया कि एक लेडी है, उसको 2 बजे रात को क्रेट बाइट हुई, वो सुबह 6 बजे तक एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, जबकि उनके यहाँ से जिला अस्पताल 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर था। उनके घर में, उनके खुद के घर में बाइक थी, कार भी थी, लेकिन वो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। सोचिए, 2 बजे रात को काटा और सुबह 6 बजे तक वो वेट कर रहे हैं किसका? एम्बुलेंस का, क्योंकि वो खुद के व्हीकल निकालते तो 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, वो डेली बच जाती। आखिर में उसकी डेथ 7:30-8 बजे हो गई। उस टाइम पर मैं जैसलमेर में था जब मुझे न्यूज़ मिली। तो अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है, और ये गलतियाँ रोकी जा सकती हैं। ठीक है सर, जो लोग कहते हैं कि रास्ते में जब चलते हैं तो ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? कभी भी इससे कुछ हेल्प नहीं मिलती है, यकीन मानिए, इससे कुछ पता नहीं चलता है कि आप ये खाओ या वो खाओ, उससे आपकी ट्रीटमेंट में। मैंने बोला ना, डॉक्टर के पास डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला है आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप कुछ भी कर लो। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताइए, आपने चलिए इतना कुछ किया, घर पे रह के आपने इतना सब, मान लीजिए कि आपने घर पे आप सारे घरेलू जुगाड़ करके जा रहे हैं, सारी तैयारी करके जा रहे हैं, तब भी आपको वो 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर का रास्ता तब भी तय करना है, तब भी आपको उतना ही समय लगने वाला है। हो सकता है कि आप पीक आवर्स में निकलने, मतलब आपने
ऐसे टाइम पे निकल रहे हैं घर से जब पीक और शुरू हो गए हैं और ट्रैफिक ज़्यादा मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप घर पे कुछ भी करिए लेकिन समय तो आपको हॉस्पिटल पहुंचने में उतना ही लगने वाला है। तो आप बजाय ये ऐसा कि आप घर में आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं कि 15-20 मिनट वेस्ट हो जाए आपका, उतना समय आप यदि आप रोड पर हैं तो आप 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप वहाँ पर निकल चुके होंगे तो हॉस्पिटल के ज़्यादा करीब रहेंगे, तो आपको भी विश्वास रहेगा कि हम बच सकते हैं। समझ रहे हैं मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर। और जैसे कोई कहता है कि हाथ बांध देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वो बैंडेज लगा दी, कट लगा देना चाहिए, उसमें क्या चाहिए? ये सब करने में भी समय जाता है। ठीक है, और हाथ बांधने की जो टेक्निक है वो सबको तो नहीं आती है, कितना बांधना है, कितने पावर से बांधना है, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आप ये समझिए कि जैसे CPR की ट्रेनिंग हर स्कूल में दी जाती है, हर स्कूल कॉलेज में CPR का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, पर फ्रेंकली बताइए कितने लोगों को CPR आज भी याद है? बहुत गिने चुने लोग, और कोई यूज़ भी नहीं करता सर, यूज़ भी नहीं करता। क्योंकि जिस समय कहते हैं ना कि उस समय जब कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि इंसान ज़्यादा सोच नहीं पाता। बिल्कुल, वो वाली बात है। हाँ, जब हड़बड़ाहट आती है जी ना, बिल्कुल। तो उस टाइम पे हम जो कुछ याद रखते हैं, जो कुछ हमें बताया गया, हम सब भूल जाते हैं। सब हम लोग, आप और मैं स्नेक एक्सपर्ट हैं, हमको यदि कोबरा बाइट हो जाएगा ना तो आधे इंस्ट्रक्शन हम भूल जाएंगे। सही बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आम आदमी को ना कुछ ज़्यादा बताने का होता नहीं, क्योंकि आप कुछ बताएंगे वो भूल जाने वाले हैं बिल्कुल। यही प्रॉब्लम स्नेक बाइट में है। फर्स्ट एड के बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, मैं मानता हूँ वो ज़रूरी है, बांधना ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप दूर हैं तो बांधना ज़रूरी है। आप सिटी के आसपास हुआ है, 10-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अस्पताल पहुँचो। बांधने की ज़रूरत रूरल एरिया में पड़ती है, ग्रामीण एरिया में, क्योंकि उनको पता है कि दूरी ज़्यादा है, 1.5 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं पहुँचने में, तो कुछ ऐसा किया जाए कि रिस्ट्रेन कर दिया जाए। अब दूरी से आपका ये मेरा सवाल है कि सर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोग अक्सर कन्फ्यूज जाते हैं कि प्राइवेट में जाए कि गवर्नमेंट में जाए। हाँ, देखिए, पहली बात तो आपको स्नेक बाइट का कॉन्सेप्ट बता दें ट्रीटमेंट का, कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हाँ, तो आपको पहले से एडवांस में, हर इंसान को अपने अपने इंडिया में पहले से एडवांस में पता करके रखना चाहिए कि कौन से प्राइवेट में और कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्नेक बाइट का अच्छा ट्रीटमेंट होता है। सरकार को बताना चाहिए ना कि यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। सरकार बताती भी है, लोग कई बार ध्यान देते नहीं हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ हॉस्पिटल में मौके पर एंटीवेनम अवेलेबल नहीं होता है या बेड फुल होते हैं, बता के रखा जाता है। ठीक है, सीजन आता है तो कलेक्टर के निर्देश पर रिव्यू होता है, स्नेक बाइट सिनेरियो का रिव्यू होता है, CMO हो गए, कलेक्टर हो गए, ये स्नेक बाइट पर मीटिंग करते हैं साल में 1-2 बार। तो सरकारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमको याद नहीं रहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आज आम आदमी की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि सब कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, बट हाँ, हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं ना कि आपको पहले से एडवांस में यदि हॉस्पिटल का पता रहे तो आप इमरजेंसी में आप वो तो नहीं भूलेंगे, पता करके रखिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को स्नेक बाइट हो और उसके बाद में इंक्वायरी कर रहा है कि कहाँ चले जाएँ कहाँ ना करें। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा होता है कि लोगों को स्नेक बाइट हो जाती है और उसके बाद उनको पता नहीं रहता, तो हमको कॉल लगा के पूछते हैं कि हम कहाँ। ये आपने बोला तो इसी में जोड़ना चाहूँगा कि लोग अक्सर सांप को मार के हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ, वही वो लॉजिक का तो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन क्या बता रहा था मैं कि ये ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल कौन सा जाना चाहिए। तो पहली बात तो सारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन उसका एक सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ याद रखने के लिए, कि जितने भी तालुक लेवल पर या तहसील लेवल पर जो हॉस्पिटल होते हैं ना, उन्हें हम CHC बोलते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, यानी अच्छे लेवल तक ट्रीटमेंट हो जाता है, बेस्ट नहीं एक्सेप्टेबल लेवल तक। हाँ, ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी मीडियम लेवल की जो बाइट है, मीडियम लेवल के जो केस हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो हैंडल हो जाते हैं। यदि कोई केस इससे ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, तो उन केसेस को नियरेस्ट जो सबसे पास वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल, जिसको हम सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ भेज देते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं। जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी स्नेक बाइट ट्रीटमेंट होता है, मुझे लगता है उदयपुर में भी होता है। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट का याद रखिए कि आप रूरल एरिया में हैं और यदि आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पास में नहीं है, CHC पास में है, तो आप CHC चले जाइए, वहाँ पर आपको वो इतना ट्रीटमेंट दे देंगे कि आप वहाँ से केस फॉरवर्ड करा के आप सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच सकें। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि आपका वहाँ पर भी कमांड नहीं है, तो फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पता करिए, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जनरली जिनमें बर्न एंड पॉइजन यूनिट होती है, उनमें जनरली स्नेक बाइट होता है। जनरली, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा होता है, पर 70-80% चांस होता है कि बर्न एंड पॉइजन यूनिट में स्नेक बाइट ट्रीटमेंट भी होता है।
और ऐसे हॉस्पिटल जनरली मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर होते आप पहले पर्पस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही लेंगे। हैं। मैं किसी को प्राथमिकता नहीं दूंगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किसी आम आदमी को अपने साइड से रिकमेंड कर रहे हो कि आप किसी हॉस्पिटल में जाओ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि कैंसर ट्रीटमेंट में टाटा मेमोरियल का नाम बहुत बड़ा है इंडिया में, पर मैं ये बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं किसी कैंसर पेशेंट को बोलूँ कि आप चले जाओ, यहाँ की जान बच ही जाएगी। लाइफ का सवाल। कल को यदि उसकी डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो ब्लेम मुझ पर भी आएगा कि वहाँ कि आपको पता है कैंसर एक डिफिकल्ट बीमारी है, उसमें हर कोई नहीं बचता है, तो कोई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। मैं ऑप्शन देने में बिलीव करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ स्नेक बाइट ट्रीटमेंट होता है, आप खुद पता करिए और खुद नोट डाउन करके रखिए, याद रखिए, ताकि आपको काम आए। हम किसी को नहीं बताने वाले कि आप डेफिनेटली यहाँ चले जाओ और आपकी डेफिनेटली यहाँ जान बच जाएगी। आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है अपना, तो थैंक यू वेरी मच सर। सर एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताएंगे, आप वहाँ जाकर उन्हें फॉलो करिए और कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो स्नेक्स के रिलेटेड, तो सर अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताएंगे। इंस्टाग्राम आईडी मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, Vivek.Sharma1007। आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। और कॉन्टैक्ट नंबर सर आपके, अगर किसी को कोई भी बाइट केस आपसे कुछ सवाल करना हो तो। बाइट केसेस के लिए चलिए ठीक है, मेरा नंबर है 7000891715। ये सिर्फ व्हाट्सएप में चलता है, तो आप इसमें व्हाट्सएप में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें यदि आपको कभी ऐसे कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। हमेशा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कभी कभी मैं कर सकता हूँ। सर ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, सर ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी जगह। जय हिंद, जय भारत। बाय।